Hello students, I am Sapna and today we will read about 2D array. In my last video, I have explained about array and 1D array. So I will give a quick revision of that. When we want to store huge amount of data, then we take lot of the variables to store values. If the more variables are there, the more the complexity will increase. So we use array. In one variable we can store many values. अगर हमको बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है और बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं. ओके. और एरे में मैंने बताया था टाइप्स में बताया था कि 1D एरे एंड 2D एरे. 1D एरे मीन्स एक आपका वेरिएबल और एक सब्सक्रिप्शन, एक आपका वेरिएबल और वन सब्सक्रिप्शन. साइज़ जितना साइज़ दिया है उतनी ही वैल्यू आपकी इसमें स्टोर हो जाएगी. ओके. सो टुडे वी विल स्टार्ट 2D array. An array of arrays is known as 2D array. It is also known as matrix. A matrix can be represented as a table of rows and columns. एक डेटा को स्टोर करने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम उस डेटा को एक लीनियराइज्ड वे में ही स्टोर करें. हमारा डेटा ऐसा भी हो सकता है कि उसको हमें रोज़ एंड कॉलम्स में स्टोर करना पड़े. तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं. तो उसको हम टेबल में जब रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में मैट्रिक्स तैयार करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2D एरे. ठीक है, 2D एरे. तो 2D एरे पढ़ते हैं हम लोग. एरे ऑफ एरे नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे, द जनरल फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन. अब आपने पढ़ा अभी तक कि मैंने भी आपको जस्ट लिख के बताया कि 1D एरे में वन वेरिएबल और वन सब्सक्रिप्शन, मतलब एक वेरिएबल में उसका साइज़. अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल में 2D एरे. 2D एरे में ये डेटा टाइप सेम 1D एरे की तरह. वेरिएबल नेम मीन्स एरे नेम x, बट हेयर वी विल गिव रोज एंड कॉलम्स. ओके. तो रोज आर 3 एंड कॉलम्स आर 4. तो जब हमको वहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यूज़ देनी थी तो हमने एक बार ही लिखा था ब्रैकेट्स में. अब हमारे को यहाँ रोज़ की भी देनी है और कॉलम्स की भी देनी है. तो रोज़ तो हो गई हमारी 3 और कॉलम्स हो गए हमारे 4. तो कितने हो गए टोटल टेबल में कॉलम्स, 12. 3 × 4 कितने हो गए, 12 हो गए. ठीक है ना. नाउ हियर x is a 2-dimensional array can hold 12 elements. You can think the array as a table with rows and each row has 4 column. आपके पास 3 रोज हैं और हर एक रो में आपके पास 4 कॉलम है. टेबल बनने के बाद अब वो स्टोर कैसे होती है वो देखेंगे हम लोग. कि आई टोल्ड यू दैट एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. ओके. तो एरे जो हमारा हमेशा 0 से शुरू होता है. तो ये देखो आपकी ये तो है आपकी रोज. दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स. ओके. ठीक है ना. तो ये जो आपके रोज हैं और ये आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं. फर्स्ट एड्रेस इज़ 0. पहला एड्रेस क्या होता है, 0 होता है. तो हमारा वेरिएबल इज़ x. ओके. तो रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है. तो फर्स्ट क्या हो गया, 0 0. रो भी 0 एंड कॉलम भी 0. आफ्टर दैट रो इज सेम, देन रो इज़ 0, रो इज़ 0 एंड रो इज़ 0. बट द कॉलम जो है आपका एक एक करके इंक्रीज होता जा रहा है. रो अब कॉलम कौन सा आ गया आपका, 1 आ गया, फिर 2 आ गया एंड फिर 3 आ गया. ठीक है. सेम वैसे अब रो आपकी चेंज होगी. फर्स्ट कॉलम आपका 0 ही है वाला, फिर 1 1 1 2 1 3. ठीक है ना. फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं. एंड इन थर्ड रो थर्ड है तो आपका क्या आ गया, थर्ड रो एंड कॉलम इज अगेन 0 2 एंड 3 एंड रो इज 3 3 एंड 3. ये 3 क्यों नहीं है, क्योंकि वी विल स्टार्ट विथ 0 1 एंड 2. ओके. क्लियर ना. तो ऐसे आपका डेटा स्टोर होता है. ओके. आगे देखते हैं. Initialization of 2D array. Like the 1D array, 2D array can be initialized in 2 ways: the compile time and initialization and runtime initialization. जैसे आपने 1D array में पढ़ा था कि हमको जब इसको इनिशलाइज करना है, वैल्यू को वैल्यूज़ देनी है जब, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं. जैसे हमने उसमें किया था कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. ठीक है. हियर इज द एग्जाम्पल. Syntax is the below. Int table 2 and 3
इक्वल्स टू और वैल्यू दे रखी है आपकी, ये आपका डेटा टाइप हो गया, ये आपका एरे नेम हो गया, ये आपका साइज़ हो गया 2 × 3 और ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, ये तो हो गया कंपाइल टाइम, मतलब जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रोग्राम लिखते टाइम जब आपने वैल्यूज़ दी हैं तो ये हो गया आपका कंपाइल टाइम। और रन टाइम देखते हैं। एज इन द इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D array we use the looping statements to set the values of the array one by one. In the similar way, 2D array are initialized by using the looping structure. To initialize the 2D array by this way, the nested loop structure will be used. Outer loop for the row and inner loop for the column. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे आपको पहले वैल्यू स्टोर करनी थी तो आपने 1D array में लूप काम में लिया था, ठीक है ना। तो आपने जब लूप काम में लिया था, आई टोल्ड यू कि व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट सेम स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन, है ना, फॉर द सेम पर्पस, तो दैट हम उसको कभी क्या यूज़ करते हैं, लूपिंग यूज़ करते हैं। जब आपने लूप यूज़ किया था, क्योंकि 1 by 1 वी वांट टू एंटर द वैल्यूज़, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी लूप यूज़ करना है, बट कौन सा लूप यूज़ करना है, नेस्टेड लूप। अब व्हाट इज़ द नेस्टेड लूप? लूप विद इन लूप, ओके, एक लूप के बाद उसके अंदर एक और लूप लिखा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप। आफ्टर दैट आउटर लूप फॉर द रोज एंड इनर लूप फॉर द कॉलम्स, ओके। जब हमने लूपिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू थी, बट यहाँ रोज की भी वैल्यूज हमें एंटर करनी है और कॉलम की भी करनी है। सो फॉर दैट पर्पस हमने लूप 2 चलाए हैं, एक इनर और एक आउटर। आउटर किसके लिए है, रोज के लिए, और इनर किसके लिए है, कॉलम्स के लिए, ठीक है। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस 0 2 3 लेस देन 3 मीन्स 2, 0 1 2 कितनी वैल्यूज हो गई, 3 वैल्यूज, ओके। एंड सेम इन इनर लूप, दिस इज आउटर लूप एंड दिस वन इज इनर लूप। इनर लूप फॉर कॉलम्स j इक्वल्स टू 0, वैल्यूज स्टोर करनी है तो कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, तो i के लिए हमने रोज के लिए i ले लिया और कॉलम्स के लिए j ले लिया। वही सेम लूप चल रहा है, 2 तक चलेगा और हमारी 3 वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी। और वो स्कैनफ से 1 by 1 एक एक करके हम परसेंट साइन लगाएंगे, मतलब हमारा सिंटेक्स यही है कि हमें इंटीजर के लिए परसेंट ही लिखना पड़ता है, परसेंट साइन लगा के 1 by 1 एक कॉलम और रो में इंटर करते जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सो लुक, सैम्पल 2D प्रोग्राम। अब हमको प्रोग्राम बता रहे हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम इन 2D एरे। हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट टेल्स दैट विच डेटा टाइप वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम, जैसे stdio.h, conio.h। आफ्टर दैट void main, I told you main is a very main function and it comes only once in a program। चाहे आप कितना भी कपड़ा हो प्रोग्राम का आपका, आपने क्या करना है, एक ही बार मेन लिखना है, ठीक है ना। और मेन मस्ट भी है, ऐसा भी नहीं मस्ट आप लिखो नहीं लिखोगे तो क्या होगा, वो प्रोग्राम में एरर दे देगा। आफ्टर दैट ब्रेसेस स्टार्ट, ओके। ब्रेसेस स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, इट इंडिकेट्स स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। नाउ डेटा टाइप्स, एरे का नाम और साइज, रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 3, ओके। एंड देन i and j फॉर द लूप। काउंट इज अनदर वेरिएबल, देखते हैं काउंट का क्या रोल है यहाँ पे। अब दिस इज व्हाट इज दिस रन टाइम इनिशियलाइजेशन, व्हाट इज दिस, look here, *//*, okay। so when we write anything, मतलब कोई भी सेंटेंस कुछ भी हम अगर लिख रहे हैं */ ऐसे करके, ऐसे इनके बीच में जो भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे जो भी मैसेज लिख रहे हैं वो जो है इट विल नॉट एग्जीक्यूट बाय द कंपाइलर, दिस इज़ फॉर द यूज़र। कि हमने यहाँ पे ये हमने यहाँ क्या किया है, अगर हम नहीं जानते हैं तो वी कैन रीड हियर। एक्चुअली जब प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि ना कुछ दे देते हैं आपको हिंट लिखने के लिए कि आप देख लीजिए हमने प्रोग्राम बनाया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई हिंट देना चाह रहे हैं कि आप मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन की है तो आप इसको रीड कर सकते हो। ये क्या है, रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो रन टाइम इनिशियलाइज मतलब आप कोई भी मैसेज यहाँ पे दे सकते हो, ओके। तो जब भी हम लोग /* और * के बीच में मैसेज देते हैं वो डज नॉट एग्जीक्यूट बाय द कंपाइलर। प्रोग्राम पे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यूज़र के लिए, ताकि हम समझ सकें कि यहाँ जो लाइंस लिखी हुई है, जो काम किया हुआ है, किस लिए किया है। हो सकता है हमें कोई फंक्शन नहीं आता और हमें नहीं समझ आ रहा हो कि क्या किया हुआ है, ठीक है ना।
तो वो इसलिए लिख देते हैं फॉर यूजर्स फैसिलिटी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लूप लगाया इन्होंने। लूप कौन सा बनाया? फॉर आई 1 आई लेस देन इक्वल्स टू 3 आई प्लस प्लस। और वहाँ पे क्या था? 0 to 2 था तो 3 हो जाते थे। वैसे यहाँ पे 1 to 3 कर दिया तो वो भी 3 हो गए। ठीक है ना, 3 रो हैं 3 कॉलम्स हैं सेम। तो फॉर जे भी ये भी आपका हो गया 3, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ 3 तक चलेगा और इंक्रीमेंट 1 by 1 होता जाएगा। कब तक? जब तक कि ये 3 तक नहीं हो जाता। तो आपके रोज भी हो गई और कॉलम्स भी हो गई, दोनों के लिए लूप चल गया। आगे देखो, प्रेस स्टार्ट काउंट प्लस प्लस। काउंट में हमारे यहाँ वैल्यू थी 0, अब हमने इसको प्लस प्लस करके एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, दैट इज क्या हो गया? अब उसकी वैल्यू 1 हो गई। एरे ऑफ आई एंड जे इक्वल्स टू काउंट। काउंट में 1 by 1 एक एक करके वैल्यू भरती जाएगी और एक एक करके स्टोर होती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने उसको प्रिंट भी करवा दिया। प्रिंट कैसे करवाया? प्रिंट एफ, दिस वन इज प्रिंट एफ, ठीक है, एंड /t एरे आई एंड जे। आई और जे तो आपको पता चल गया कि हाँ हम जो वैल्यूज़ एक एक कर करें वो आ जाएगी। %d मैंने आपको बता रखा है कि फॉर इंटीजर वैल्यू। अब क्या है ये? /t। व्हाट इज /t? जैसे मैंने आपको बताया था /n था ना, /n पीछे वो किसके लिए था? न्यू लाइन के लिए था ना, /n वो न्यू लाइन के लिए था। अब हमको अगर टैब देना हो, जैसे एक वैल्यू यहाँ देनी है फिर दूसरी फिर तीसरी, एक पर्टिकुलर बिल्कुल इक्वल साइज डिफरेंस होना चाहिए साइज़ में, ठीक है, वहाँ से देना है, तो हम लोग क्या करते हैं? टी लिख देते हैं। टी मीन्स टैब। तो फर्स्ट वैल्यू कैसे आएगी? फर्स्ट वैल्यू आएगी फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट आ गई, फिर यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, एक इक्वल डिफरेंस आ रहा है। ये किस लिए होता है? टैब के लिए। टैब मीन्स /t। फिर उसके बाद ये एन आ गया, ये रहा एन, और नेक्स्ट लाइन फिर ये बार 1 3 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में जाना है तो /n, फिर ये 3 आ गई, फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है फिर ये 3 आ गई। ओके, और गेट ch आपको बताया ही था कि आपका आउटपुट का जो स्क्रीन है उसको स्टिल रखने के लिए वी आर यूजिंग हियर गेट ch। नाउ आउटपुट इज देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक एक करके काउंट से वैल्यूज जाती गई और स्टोर टैब से आपका डिफरेंस आ गया, टैब आ गया। डिफरेंस कैसे आ गया आपका कि 1 के बाद 2 2 के बाद ये जो इक्वल डिफरेंस आ रहा है ना, और एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी जो लाइन आ रही है ये आपके लिए किस लिए हो गई? /n, न्यू लाइन। ओके, नाउ अगेन वी विल गो टू द 1D एरे। हम दोबारा एक बार 1D एरे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअल एड्रेस कैसे, हमारे एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं 1D एरे में। लुक हियर, बेस एड्रेस, विड्थ 4, एक्चुअल एड्रेस, एलिमेंट्स एंड एड्रेस जो आपका इंडेक्स है वो, ये आपका आ गया विड्थ। आई एम एक्सप्लेनिंग विड्थ, दीज आर एलिमेंट्स और दीज आर इंडेक्स। ये एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज आर योर एलिमेंट्स जो हमने इनपुट किए हैं, कभी भी कुछ भी वैल्यू कैन इनपुट, तो जो भी हमने इनपुट किए हैं दीज आर द एलिमेंट्स। और इनका एड्रेस क्या है, ये कहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं, वो क्या है? 1100 1104 8 12 16। ये क्या हो गया? हमारा साइज़ हो गया, विड्थ हो गई। साइज़ मतलब कौन सा साइज़ हुआ कि जैसे वी आर यूजिंग इंटीजर, फॉर इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है उसका साइज़ 4 है। जैसे शॉर्ट का क्या है? 2 है। डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन डेटा टाइप, 2 है। बाइट का क्या है? 2 है। तो आपका यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस आएगा। अभी इंट ले रखा है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो एड्रेस अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जैसे ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका जो एड्रेस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? बेस एड्रेस। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? उसका एड्रेस क्या कहलाता है? बेस एड्रेस कहलाता है। अगर मैंने आपको इसका एड्रेस दे दिया, कितना है? 1100, और फिर मैंने आपको बता दिया इंट में है, तो इंट में आपको पता है कि क्या है? इसका साइज़ 4। ओके, देखो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये इसका एड्रेस, इंट का साइज़ 4। अब मैंने आपसे पूछा कि टेल मी द एड्रेस ऑफ 93। सपोज़ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, तो 93 बताओ। तो आप क्या करोगे? 4 + 4 + 4 + 4 करके 93 का कैलकुलेट कर लोगे एड्रेस, कर लोगे ना, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंस सिर्फ 4 4 का है। फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है 1100 है, तो 4 4 4 करके हम यहाँ पे कैलकुलेट
कर लेंगे, ठीक है। और दिस इज़ आवर लोअर बाउंड, ये क्या है हमारी लोअर बाउंड है, लोअर लिमिट बाउंड हो जाती है, ये वाली इंडेक्स है ना ये। आगे चलते हैं कि अगर हमें ऐसे ही एड्रेस कैलकुलेट करना हो तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस। सो टू कैलकुलेट द एड्रेस दिस इज देयर इज अ फॉर्मूला, a of I equals to b plus w into I minus lb, where b is a base address, w storage size of element stored in array, and I superscript of element whose address to be calculated, lb lower limit. Example, अब सब चीज़ हमको जब पता चल गई, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट। गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे b 1300 to 1900 as 1020 is a base address, okay, and the size मतलब width जो थी ना बाइट, वो कितनी है आपकी 2, साइज भी पता, each element is 2 bytes in the memory and the find the address of b 1700। चलो ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमको पता चल गई, सिर्फ हमें फॉर्मूले के ऊपर एक एक वैल्यू रखनी है और उसको कैलकुलेट करना है, ओके। अब हम शुरू करते हैं। b इज़ अ बेस एड्रेस 1020, लोअर बाउंड है उसने बता ही रखा है 1300, ठीक है। बाइट भी बता दिया, साइज 2 है, कैलकुलेट किसकी करनी है, 1700 की करनी है। तो फॉर्मूला लिखेंगे a ऑफ i इक्वल्स टू b प्लस w इंटू आई माइनस एल बी। सेम कैलकुलेशन कैसे करनी है, बोर्ड मास से, जैसे मैथ्स में करते हैं ना, ब्रैकेट्स ऑफ ऐसे, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सेम वैसे ही करनी है। तो अब ये हमारी वैल्यू आ गई 1020 इंटू 2 1700 माइनस 1300, क्या होगा 1700 माइनस 1300 इक्वल्स टू 400, एंड नाउ 400 इंटू 2 800, 800 प्लस 1020 1820 इज द आंसर, ओके। वेरी इजी, बस हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज़ तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद होगा और सब चीज़ आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम इजीली वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस, ओके। नाउ 2D array, while storing the elements of 2D array in memory, these allocations are contiguous memory locations, therefore a 2D array must be linearized their storage. There are two alternative to achieve linearization, row and column measure, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमें जब कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास दो तरीके हैं करने के, एक तो रो वाइज है, एक कॉलम वाइज है। रो वाइज और कॉलम वाइज मीन्स क्या हुआ कि आप जो मैट्रिक्स है आपका रो एंड कॉलम का, उसके थ्रू आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको इसको भी लीनियर वे में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप रो की तरह लो या कॉलम की तरह लो, जैसे देखो आप ये वाला आप मैं आई एम रीडिंग रोज 8654 2197 3642 ना। अब नीचे देखो रो मेजर वाइज अरेंजमेंट 8654 2197 3642, समझ आ गया आपको, ठीक है ना। रो वाइज एक ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे, ये हो गया हमारा रो वाइज लिनियराइजेशन, ठीक है। अब हमको करना है कॉलम वाइज लिनियराइजेशन, तो कॉलम हमारे पहले देख लेते हैं कैसे हैं। हमारे कॉलम है 823616 594, ये देखो ये आ गया 823616 594 472। तो हमको जब लिनियराइज करना है तो या तो हम ऐसे वैल्यूज़ को लेंगे रो वाइज, या एक एक करके ऐसे लेते जाओ, ठीक है ना, ओके। क्लियर हो गया, मतलब जैसे आपने रोज़ लिए हैं, अगर आपने रोज़ लिए हैं तो कैसे लोगे, एक वैल्यू फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ठीक है, ये ऐसे जाएगी रोज़। कॉलम्स लिए हैं तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वैल्यू को लिनियराइज करना है। तो वेरी इजी, आगे देखते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट। अगर वहाँ पे फॉर्मूला था तो इट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला है रो वाइज और मेजर वाइज, कॉलम मेजर वाइज। सो रो मेजर वाइज, फर्स्ट रो मेजर वाइज, द फॉर्मूला इज a of ij इक्वल्स टू b प्लस w इंटू n into I minus LR plus J minus LC. Same, some all are the same here. Base address, size, I and J जो आपको कैलकुलेट करना है, L और C लोअर बाउंड, मतलब कॉलम की और रो की दोनों की लोअर बाउंड। अब हमारे लिए क्या रह गया, व्हाट इज़ n। अब हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं बेटा देखो, वेरिएबल मैं एक इनिशलाइज कर रही हूँ, आई एम टेकिंग वेरिएबल r, ओके। सो आर नहीं लेते, ऐसा करते हैं ए ही ले लेते हैं, ए, और इसके बीच में हमने लिए रो एंड कॉलम, ठीक है ना, रो एंड कॉलम सेम। देन वी राइट ए
एम एंड एन। एन क्या हो गया फिर? कॉलम हो गया, और आर क्या हो गया? रोज़ हो गया। क्लियर ना? रोज़ एंड कॉलम्स है ना, तो एम हमारा क्या है? रोज़ है, और एन क्या है? कॉलम है। ठीक, तो देखो जब हमने फॉर्मूला लिखा है तो हमने यहाँ पे लिखा है एन। अब एन मीन्स क्या हुआ? कॉलम। एन मीन्स क्या हुआ? कॉलम। ये कॉलम है। जब हम रो मेजर वाइज निकालेंगे तो हम कॉलम से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? और जब हम कॉलम मेजर वाइज निकालेंगे तो हम रो से मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान रखना, जब रो से कैलकुलेशन हो रही है तो कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कॉलम से कैलकुलेशन हो रही है तो रो से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? नाउ वेयर बी इज़ अ बेस एड्रेस, J row subscript of element whose address to be calculated, J column subscript of element whose address to be calculated. After that W storage size means width, okay, in bytes. LR lower limit of rows, LC lower limit of column. M number किसके? rows of the given matrix और number of the column of the given matrix, M और N. There is a note we should read. Usually number of the rows and column of the matrix are given just like A 20 30 or 40 60, but if it is not given A L R U R L C U C दिया हो तो हमें क्या करना है? अब वो कह रहे हैं कि वैसे तो आपको M और N दिया होगा, अगर नहीं दिया हो उसकी जगह अगर आपको रेंज दी हुई है, ठीक है, अपर रो, ठीक है ना, और अपर कॉलम, लोअर कॉलम, ठीक है, ये आ गया आपका। अगर ये दे रखी है तो आप एम और एन कैसे कैलकुलेट करोगे? हमको अब सब चीज़ हमारे पास है और एम और एन इन्होंने हमको दिया नहीं है, तो एम और एन हमें कैलकुलेट करना है। किससे करना है? क्योंकि क्वेश्चन में रेंज दी हुई है, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है रो का एम और कॉलम का एन, यू आर माइनस एल आर, अपर रो माइनस लोअर रो प्लस 1, और एम एन का क्या है? अपर कॉलम माइनस लोअर कॉलम प्लस 1, ठीक है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ देयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एम और एन, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास रेंज तो दी ही होगी, तो हम रेंज से निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन सेम। अब रेस्ट ऑफ द क्या हुआ कि जो भी फॉर्मूला था हम जब उसको अप्लाई कर रहे थे वैल्यूज़ रख के, तो हमारे पास एम और एन ही नहीं था। जब हमने एम और एन कैलकुलेट कर लिया देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब तो हम क्या कर सकते हैं कि आपने फॉर्मूला रखेंगे और फॉर्मूला के ऊपर वैल्यूज़ रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। एन एरे एक्स माइनस 15 10 15 40, बीच में कॉमा है, देख लेना, दीज आर रेंजेस, ओके, रिक्वायर्स 1 बाइट स्टोरेज। स्टोरेज भी आ गई, विड्थ भी आ गई, हमारे पास कितनी आ गई? 1 बाइट। इफ़ बिगनिंग लोकेशन इज़ 1500 हमारी लोकेशन भी आ गई, मतलब डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ 15 and 20, बेस आ गया 1500, रेंज आ गई, और हमको 15 20 आई और जे की कैलकुलेशन करनी है, बट विदाउट एम और एन। तो एम और एन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। देयर इज़ अ फॉर्मूला, नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स, यू आर माइनस एल आर प्लस सी। क्या थी ऊपर वैल्यू स्टार्टिंग की? -15, है ना? तो आपने क्या करना है? अपर रो की और लोअर रो को माइनस करना है। तो अपर रो थी -10 और लोअर रो थी -15, उसको माइनस किया, +1 किया और 26 आ गया। अब व्हाट इज़ दिस? ये तो आपको अच्छी तरह आता है कि जब दो माइनस एक साथ आते हैं तो क्या बन जाते हैं? माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना? माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। पढ़ा है तो मैथ्स में आपने कि जब दो माइनस एक साथ आएंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब दो माइनस आ गए तो प्लस हो गए, तो 15 and 10 क्या हो गया? 25 प्लस 6 1 is 26। सेम हियर 14 minus 15 प्लस 1 is 26। अब क्या क्या आ गया हमारे पास? एम भी कैलकुलेट हो गया और एन भी कैलकुलेट हो गया। सारी वैल्यूज़ हमारे पास थी, क्या नहीं थी? एम और एन, जो हमने अब कैलकुलेट कर ली। कॉलम मेजर वाइज कैलकुलेशन अबाउ इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं आप इक्वेशन रखते हैं और प्रोग्राम को चेक करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन वैल्यूज़ आर बी 1500, W 1 बाइट, I 15, J 20, LR -15, LC 15, M हमने कैलकुलेट कर ही लिया 26। बस अब क्या है, आपको सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐसे का ऐसे फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करना है और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? वेरी इजी, ओके।
अब आ गया रो मेजर वाइज, पहले था कॉलम मेजर वाइज, रो मेजर वाइज। अब हमारा एम तो क्या है, हमने कैलकुलेट कर ही लिया, पहले ही कर लिया ना, एम और एन भी कर लिया था, एम भी। तो हमारा जो एम है वो भी क्या आया था, 26 आया था, और एन भी 26। तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ही लिया था। अब इसका भी हमने फॉर्मूला रखना है और इस फॉर्मूले पर ऐसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। ओके, ये हो गया एड्रेस कैलकुलेशन इन 1D एरे एंड 2D एरे। आफ्टर दैट basic operations on array. Following operations can be performed in array. Traverse, access all the array elements, one access करना एलिमेंट्स को एक एक करके, दैट इज ट्रैवर्स। वो क्या कहलाता है, ट्रैवर्स कहलाता है। हमें कोई भी इंडेक्स के अंदर एलिमेंट, न्यू एलिमेंट ऐड करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंसर्शन यूज़ करेंगे। कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो वी विल यूज़ डिलीशन। सर्च एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन इंडेक्स बाय द वैल्यू और बाय द वैल्यू। आपको किसी के इंडेक्स के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से कुछ भी एलिमेंट को सर्च करना है तो कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम, सर्च ऑपरेशन। अपडेट एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, जो भी आपको उन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू को अगर आपको अपडेट करना है तो वी विल यूज़ अपडेट ऑपरेशन। सो देयर इज अ प्रोग्राम ऑफ सी प्रोग्राम फॉर इंसर्शन। Hash include is a preprocessor directive. It tells which header file we are using in our program, and that is stdio.h यूज़ की हुई है हमने यहाँ पे। main same, main is a main function, it comes only once in a program। आगे चलते हैं, braces indicates the start of the program, starting of the program, this one and this one। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रोग्राम शुरू किया उन्होंने, सबसे पहले क्या लिया, इंट LA इक्वल्स टू 1 3 5 7 8। इंट इज अ डेटा टाइप, LA इज अ एरे नेम, और इन्होंने हमारे को वैल्यूज़ दे दी 1 3 5 7 8। अब दीज वैल्यूज़ आर रन टाइम और कंपाइल टाइम। यस, कंपाइल टाइम। रन टाइम तो हम लोग क्या करते, उस टाइम वैल्यूज़ इनपुट करवाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ इनपुट पहले से ही करवा रखी है, ठीक है ना, स्कैनएफ करके इनपुट नहीं करवाएंगे। तो 5 वैल्यूज़ हैं 1 3 5 7 एंड 8। नाउ इंट 10 आइटम 10 क्या इंसर्ट करना है हमको, 10 वैल्यू 10 इंसर्ट करनी है। K3 कौन सी पोजीशन पे करनी है, 3 पे करनी है। N 5, N जो N की वैल्यू क्या है 5 है, और I की वैल्यू क्या है 0 है, और J की N है। ये हमारा सारा क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। पूरा का पूरा जितने वेरिएबल्स लिए हैं उनका इनिशलाइजेशन कर दिया, पूरा डिक्लेयर करके। जितने आप वेरिएबल्स हमें लेने होते हैं वो डिक्लेयर करने बहुत कंपलसरी होते हैं, अदरवाइज इट विल गिव द एरर। ओके, आगे देखते हैं प्रिंटएफ। द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर, ये प्रिंटएफ इन डबल कोट्स इट प्रिंट्स द मैसेज एज इट इज़। जो भी हमने लिखा है डबल कोट्स मीन्स इफ़ वी आर राइटिंग एनीथिंग इन डबल कोट्स देन इट विल प्रिंट द एज इट इज़ व्हेन एट द रन टाइम। तो रन टाइम में ऐसा कैसा लिखा हुआ जाएगा, द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर। क्लियर। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। i की वैल्यू क्या है, शुरू में 0 है। कब तक चलेगा, जब तक कि वो n से कम ना हो। देखते हैं ना, अभी देखते हैं n की वैल्यू क्या है, 5 है अभी तो, और i प्लस प्लस है ना, एक एक करके इंक्रीमेंट करता जाएगा। इंक्रीमेंट के बाद सीधा देखो प्रिंटएफ दे दिया, लास्ट लाइन %d करके /n किया। न्यू लाइन के लिए i मीन्स इंडेक्स प्रिंट करेगा, और ये आपकी वैल्यूज़ को इनपुट कर प्रिंट कर देगा 1 3 5 7 8। क्यों, कंपाइल टाइम वैल्यूज़ दे रखी है ना हमने, इसीलिए। ओके, अब देखो n इक्वल्स टू n प्लस 1, n की वैल्यू हमारे पास 5 थी, अब हमारे n की वैल्यू हो गई 6। अब लूप चलेगा कौन सा, वाइल। पहले हमने कौन सा लूप यूज़ किया था एक बार, फॉर लूप। अब हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वाइल में क्या है कि वाइल है j ग्रेटर दैन इक्वल्स टू k, तब तक चलेगा जब तक कि j k से बड़ा है, ठीक है, तब तक चेक करेगा। j ग्रेटर दैन इक्वल्स टू k तब तक चलेगा जब तक कि j k से बड़ा है, ठीक है ना। अभी समझाते हैं आपको। और अगर बड़ा है तो क्या करेगा, वो एल ए की वैल्यू जो है वो एल ए जे आई, देखो एक बार दिखाते हैं आपकी वैल्यूज़ इन्होंने ली हैं आपकी 1 3 5 7 8। ओके, मैं लिख देती हूँ तब आपको समझ आएगा। देखो वैल्यूज़ आर 1 3 5 7 8, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को होने का, अगर
जब उसको चेक करना है कि क्या वो उससे बड़ा है, तो हाँ बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी शुरू में वैल्यू वो क्या है, के की क्या थी हमारी, के की वैल्यू देखो ऊपर, के की वैल्यू एक बार वापस देखते हैं, के की वैल्यू है 3 और एन की है 5, जो कि इंक्रीमेंट करके 6 कर दिए, तो के की हमारे पास क्या है 5, तो के की वैल्यू जो है 5 है और जे की हमारे पास 3 ही है। तो अब ये क्या करेगा, जब तक चेक करता रहेगा जब तक कि ये इसके बराबर नहीं आ जाता। जब उसने चेक किया और फॉल्स है कंडीशन, तो उसने उसकी वैल्यू को 1 3 5 7 8 उसकी वैल्यू को +1 कर दिया, मीन्स 8 को जो है वो इस पोजीशन पे ले गया, ठीक है। फिर उसने चेक किया, उसको कौन सी पोजीशन में डालना है, पोजीशन डालना है नंबर 3 में, ऊपर लिखा है ना कि =3, तो उसको डालना है नंबर 3 में। यहाँ भी हम लूप कहाँ तक चला रहे हैं, 3 तक। तो वो काउंट कर रहा है बेटा कि जो हमारी लूपिंग चल रही है ना 1 2 3 जो चल रही है, जब तक 3rd तक नहीं आ जाएगी तब तक चेक करेगा, क्योंकि 3rd नंबर पे हमको 10 इंसर्ट करना है, ठीक। तो वो 10 आगे चला गया, स्पेस आ गया, लेकिन ये भी हमारा नहीं है क्योंकि 1 0 1 2 3 4 है, तो पोजीशन 4 है ना, तो फिर वापस +1 कर दे तो ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी जगह आ जाएगा। ऐसे करके कहाँ तक आ जाएगा, जब तक कि इसको 3rd वैल्यू नहीं मिल जाती, और 3rd वैल्यू पे आते ही ये रुक जाएगा। लेकिन ये आपने लास्ट लाइन देखो, j = j-1, अब चेक करता जाएगा और स्किप होती जाएगी, एक एक वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, तो उसके लिए j की वैल्यू को कम करना तो ज़रूरी है ना, ताकि वो k के बराबर आए। तो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, -1 हाथ के हाथ करवा रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही वैल्यू मिल गई वैसे ही हमने 10 को, आइटम में क्या वैल्यू थी 10 को जो है सीरीज में इंसर्ट कर दिया। देखो द एरे एलिमेंट्स आर इंसर्शन, ये लूप चलाया, प्रिंट करवाया और आउटपुट देखते हैं। द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर, क्या क्या थे हमारे पास, 1 3 5 7 8, ओके। और हमको क्या चाहिए था, बीच में 3rd पोजीशन पे 10 चाहिए था, 3rd पोजीशन पे 1 2 3 4, ये तो गलत हो गया क्या, नहीं हुआ, वेरी गुड, क्योंकि एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, तो 0 1 2 3 ये आ गया ना, 3rd पोजीशन पे 10 आ गया, एक एक आगे करता गया वो, और वैल्यू जैसे ही उसको वो पोजीशन मिली 3rd पोजीशन, वहाँ पे उसने 10 को इंसर्ट कर दिया। जैसे ये डिलीशन रेफर्स टू रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रीऑर्गेनाइजिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। सेम वो आपका सेम वही प्रोग्राम बनेगा, वैसा का वैसा ही, एक चीज़ का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा कि आपको अभी तो क्या करना था कि आपने आगे वैल्यूज़ को ले जाना था। क्यों ले जाना था, क्योंकि आपको बीच में जगह बनानी थी, ये लास्ट वैल्यू इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, ठीक है। पर अब क्या करोगे आप, जब डिलीट कर दोगे तो आपकी वैल्यूज़ पीछे की तरफ आएंगी। क्यों? क्योंकि एक आपकी वैल्यू डिलीट हो गई है, तो वहाँ पे एक स्पेस आपका फिल करना है हमको, ठीक है। जैसे अभी हमको बीच में डालनी है कोई चीज़, तो हम लोग स्पेस देंगे उसको, लेकिन अगर हमको डिलीट करनी है, डिलीट करने के 1 2 3, अब ये डिलीट हो गई बीच में ये, तो इसको वापस यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक। क्यों? ऐसे तो सीरीज़ बन नहीं सकती, तो डिलीट कर रहा है तो इसका मतलब वापस सेट करेंगे, और इसमें भी हम वही करेंगे, लूप चलाएंगे, लेकिन वहाँ प्लस किया था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। क्लियर ना? इन प्रोग्राम्स को आप अच्छी तरह देखो, बहुत इजी प्रोग्राम्स हैं। 1 3 5 7 8 मैसेज अपने डिलीट करवा दिया, क्या डिलीट करवाया हमने यहाँ पे, आउटपुट देखते हैं, 1 3 7 8, देखो ये आपका n = 5 है और k = 3 है, तो आपके 3rd पोजीशन से आपका 5 आएगा, और ये आपने यहाँ पे डिलीट करवा दिया, क्या रह गया 1 3 7 8, चल गया ना, फिर 5 डिलीट हो गया, ठीक है ना। बस ऐसे ही बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, इसलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, सर्चिंग। और अभी तक जितना भी मैंने आपको करवाया है, फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो, एक एक करके जैसे जैसे आपके वीडियोस होते जाएंगे मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगी, मल्टीपल क्वेश्चंस, ओनली 10 क्वेश्चंस, ओके। और आपको उसको सबमिट करने हैं, सिर्फ आपने क्लिक करना है ऑप्शंस पे ABCD, और क्लिक करने के बाद आप उसको मेरे को सेंड कर देना, सबमिट करोगे मेरे पास आ जाएंगे आफ्टर एवरी वीडियो, ओके। और क्वेश्चन सिर्फ उसी में से होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सर्चिंग, ओके।